हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पावर प्लांट पढ़ रहे हैं और ये पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 4 है। आई होप इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और अगर अपनी प्रिपरेशन को आप और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर SSC JEE 2023 के लिए एक बैच अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर लेक्चर्स मॉड्यूल का मतलब हर सब्जेक्ट को एक क्रिस्प मैनर में सटीक तरीके से डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है। साथ में यहाँ पर 3000 प्लस क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छे गेट ES लेवल के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इस बैच के अंदर आपको 100 प्लस टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर अवेलेबल। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इट्स लेक्चर नंबर 4, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने पंप के ही रखे हैं। पंप कंप्रेसर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ इस सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप लिफ्ट 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल विथ ए स्टैटिक लिफ्ट ऑफ 30 मीटर। डिस्चार्ज हमें दे रखा है और डिस्चार्ज कितना दिया है यहाँ पर 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल विथ ए स्टैटिक लिफ्ट। लिफ्ट हमें जो दी गई है इट विल बी 30 मीटर। इफ द ब्रेक पावर ऑफ द ड्राइविंग इलेक्ट्रिक मोटर इज, मतलब उस पंप को चलाने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ रही है और वहां पे हम जो पावर सप्लाई कर रहे हैं उस पावर की वैल्यू हमें दी गई है, इसे हम ब्रेक पावर बोल रहे हैं 5 किलोवाट। व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द पंप सेट। अब देखिए, पंप की बात की गई है तो पंप की ओवरऑल इफिशियंसी अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर पंप की वर्किंग थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी पंप, तो यहाँ पर इनपुट जो हम देते हैं वो क्या होता है, शाफ्ट पावर ही होता है। पंप को चलाने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं और मोटर को कपल करते हैं किससे, शाफ्ट की मदद से पंप को। ओके, तो ये शाफ्ट पावर जो होता है ये इनपुट रहता है। तो इनपुट हमें यहाँ पर दे रखा है विच इज ब्रेक पावर, ये इनपुट पावर है। और पंप में क्या होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं वो आपका कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और वही मैकेनिकल एनर्जी से आपका जो लिक्विड है, वाटर है, उसका हेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट में पंप के केस में आपको क्या मिलेगा, जो हेड लिफ्ट होता है, स्टैटिक लिफ्ट जो होती है वो। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, आउटपुट पावर जो होता है ρ/G/Q/H, हेड के टर्म में ये आउटपुट पावर होता है। तो इन दोनों का रेशियो जो है क्या कहलाता है, हमारा ओवरऑल इफिशियंसी। तो ओवरऑल इफिशियंसी जो हमें यहाँ पर मिलेगी, क्या मिलेगी, ρ/G/Q/H। ये हमें आउटपुट मिला है और इसके लिए इनपुट जो दिया है शाफ्ट पावर, इसको यहाँ पर ब्रेक पावर बोला गया है, ये ब्रेक पावर। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, ओवरऑल इफिशियंसी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो रो जो है डेंसिटी होती है वाटर की 10⁻3, जी की वैल्यू 9.81 लेंगे, डिस्चार्ज हमें दे रखा है 0.0125 और हेड जो है वो दे रखा है 30 मीटर। तो 0.0125 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपन। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या बन जाएगा अपना, 10⁻3 इंटू 9.81 इंटू रो इज 0.0125, एच विल बी 30 डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर कितना है, 5 किलो वॉट है। अब ध्यान रखिए किलो वॉट है तो आपको वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो 5 इंटू 10⁻3 से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको। आई थिंक इट विल बी ऑप्शन डी, 73.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 73.6% ओवरऑल इफिशियंसी बन जाएगी। तो ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल
पंप की जो इफिशियंसी होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें इनपुट हम जो देते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ब्रेक पावर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ। अब देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, पंप के अंदर हम इनपुट देते हैं, किसकी मदद से, किसी प्राइम मूवर की मदद से हम इनपुट देते हैं। ये प्राइम मूवर की मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। और पंप के अंदर क्या लगा होता है, इम्पेलर लगा होता है। क्या लगा होता है, इम्पेलर लगा होता है यहाँ पर। तो ये इम्पेलर क्या करता है, रोटेट करने लगता है इस इनपुट की मदद से, प्राइम मूवर की मदद से ये इम्पेलर क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, रोटेशन मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इम्पेलर पे जो हमें आउटपुट मिलता है जिसे हम बोलते हैं इम्पेलर पावर, और जो हम शाफ्ट की मदद से या हम बोल सकते हैं जो मोटर की मदद से हम इनपुट देते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैकेनिकल इफिशियंसी। इम्पेलर्स पर हमें जो पावर मिलेगा उसे इम्पेलर पावर बोलते हैं, और यही इम्पेलर पावर से मैनोमेट्रिक हेड जो है वो डेवलप हो। तो वो जो इफिशियंसी है मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय इम्पेलर पावर, ये बन जाता है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। और ये मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय इम्पेलर पावर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय प्राइम मूवर से जो हम इनपुट देते हैं, जिसे हम शाफ्ट पावर भी बोलते हैं, ब्रेक पावर भी बोलते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। चलिए तो ऑप्शन को पढ़िए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। मैनोमेट्रिक, अच्छा मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछा है तो मैनोमेट्रिक हेड की तो बात आएगी नहीं। सेकंड ऑप्शन एनर्जी सप्लाई टू द पंप टू द एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर, बिल्कुल ये हो सकता है, जो पंप को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं और एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर, इम्पेलर के पास जो एनर्जी अवेलेबल होती है, तो एनर्जी सप्लाई टू द पंप टू द एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर, ये हो सकता है ये। ओके, जो एनर्जी अवेलेबल होती है इम्पेलर पे और एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं। ओके, बट बाकी दूसरे ऑप्शन भी आपको पढ़ना। देखिए एक्चुअल वर्क डन बाय पंप टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप बाय द प्राइम मूवर। देखिए एक्चुअल वर्क डन बाय तो नहीं हो सकता, एक्चुअल वर्क डन बाय तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड की बात हो जाएगी। ये तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन लगभग सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर ऑफ टू, देखिए यहाँ पर क्या, एनर्जी सप्लाई टू द पंप, एनर्जी अवेलेबल टू द इम्पेलर, ये उल्टा है। सप्लाई डिवाइडेड बाय अवेलेबल जो इम्पेलर पे होगी वो नहीं होगी, जो एनर्जी अवेलेबल होगी एट द इम्पेलर टू द एनर्जी सप्लाई टू द पंप, ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी से कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो ऑप्शन ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इफिशियंसी का रेसिप्रोकल, मैकेनिकल इफिशियंसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखें। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ना था आपको क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ गया होगा। जो पंप के जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं पंप को प्राइम मूवर की मदद से, वो कन्वर्ट होती है किसमें, इम्पेलर पावर में, और ये इम्पेलर पावर कन्वर्ट होता है किसमें, मैनोमेट्रिक हेड में। तो यहाँ पर इस इम्पेलर पावर प्लस ये जो पंप के इनलेट पर एनर्जी हम दे रहे हैं, और ये जो इम्पेलर पावर है, तो इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ये कहलाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन। देखिए स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की हम कई बार पढ़ चुके हैं। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, n/p h⁴ तो पावर यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पंप की बात आती है तो यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड, तो उसके केस में इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी आ जाता है, अभी डी होगा फिलहाल। हाँ, अब देखिए कंप्रेसर के क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्वेश्चन है ये। अब टिपिकल पावर प्लांट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो
फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी आते हैं, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर आते हैं वो। चलिए, तो उसको भी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पावर प्लांट, प्योर पावर प्लांट से रिलेटेड है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्या है। ए लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम अगर हम ज़्यादा रखते हैं, सपोज हमारे पास ये सिलेंडर है, ओके, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है ये पता होना चाहिए। पिस्टन हेड और सिलेंडर के बीच का जो वॉल्यूम रहेगा, इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम अगर लार्ज है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ओके, रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्लो रेट, लोअर सक्शन प्रेशर, लोअर डिलीवरी प्रेशर। अब देखिए, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम अगर ज्यादा है, ओके, लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम, तो इसके अंदर ऑलरेडी हाई प्रेशर गैसेस रहेगी। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसका मतलब हाई प्रेशर गैसेस रहेगी। और अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, सपोज ये है, अभी खुद सोचिए आप कि अगर क्लियरेंस वॉल्यूम आपका इतना है, इसको और बढ़ा दिया। अब देखिए, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम इतना होगा तो पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगा, उस दौरान क्या होगा, सक्शन होगा। और जब पिस्टन अगर आपका यहीं पर है, क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा अगर आपने कर दिया, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कम वॉल्यूम एयर का क्या करेगा, इंटर करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लियरेंस वॉल्यूम एक लिमिटेड ही हम रखते हैं। और क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों रखते हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर हम जब इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व लगाते हैं तो वो उनकी प्रॉपर ओपनिंग हो, थर्मल एक्सपांसन की वजह से वो डैमेज ना हो, ओके, इसलिए यहाँ पर हम क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम का जो वर्क इनपुट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर। देखिए, कंप्रेशन वर्क की बात चल रही है यहाँ पर, कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर। पहला स्टेटमेंट क्या, इंक्रीज एज द क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज एज द क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज independent of the clearance volume and increases with clearance volume only of multi stages compressor। देखिए, इन ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर पूछा है, कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर पूछा है। देखिए, अगर कंप्रेसर वर्क पूछा होता, क्या पूछा होता, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंप्रेसर वर्क जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। अगर मास फ्लो रेट जो है वो क्या है, फिक्स है, यहाँ पर मास फ्लो रेट क्या कर दिया, वर्क पर केजी, कंप्रेशन वर्क पर केजी मतलब मास फ्लो रेट जो है क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। तो कंप्रेसर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। बट यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या कर सकते हैं, गलती ये कर सकते हैं, सोचेंगे कि यार कंप्रेशन वर्क बोला है। देखिए, कंप्रेशन वर्क जो होता है विदाउट क्लियरेंस कम होता है कंपेयर टू विथ क्लियरेंस। मतलब क्लियरेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं, क्लियरेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो
कंप्रेसर वर्क जो होता है वो तो सेम होता है, बट कंप्रेशन वर्क जो होता है वो ज्यादा होता है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ये है विदाउट क्लियरेंस, इतना वर्क हमें करना पे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं विथ क्लियरेंस, विथ क्लियरेंस जो होगा ये क्लियरेंस वॉल्यूम जो होगा इसमें, दिस विल बी द क्लियरेंस। अब देखिए ये सक्शन वॉल्यूम होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल में वॉल्यूम जो इंटर करता है वो। अगर ये एक्चुअल वॉल्यूम सेम है तो दोनों केस में वर्क इनपुट जो होगा क्या होगा, सेम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंप्रेशन जो होगा ये यहां पर हो रहा है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस। तो देखिए यहां पर अगर सेम अमाउंट में एयर इंटर कर रही है तो यहां पर इस क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर ऑलरेडी एयर थी, वो प्लस यहाँ, तो यहां पर मास जो होगा एयर का क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ज्यादा एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कंप्रेशन वर्क जो है वो ज्यादा होता है विथ क्लियरेंस एक्चुअल में, ये विदाउट क्लियरेंस। बट क्वेश्चन में यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया था। अच्छा, कंप्रेसर वर्क दोनों में सेम रहेगा, यहाँ पर ये ज्यादा होता है तो इस केस में यहाँ पर वर्क मिल भी जाता है हमें, एक्सपांशन के दौरान कुछ वर्क हमें मिल भी जाता है, इसलिए वो कंपनसेट हो जाता है सेम अमाउंट में अगर एयर इंटर कर रही है तो बात ये आती है कि यहाँ पर अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क, तो एक्चुअल में तो यही पूछा गया है, इस वर्क की बात चल रही, कंप्रेशन कंप्रेशन, कंप्रेसर नहीं पूछा गया, कंप्रेसर नहीं पूछा गया, कंप्रेशन वर्क पूछा गया पर केजी। तो अभी हमने पढ़ा उससे हमें क्या लग रहा है कि वो तो जब क्लियरेंस वॉल्यूम होगा तो ज्यादा करना पड़ेगा विदाउट क्लियरेंस के कंपेयर, बट इसका आंसर क्या रहेगा, सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मास भी फिक्स कर दिया है पर केजी, एक्चुअल में वो ज्यादा होता है बट मास फिक्स कर दिया, कंप्रेशन वर्क पर केजी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनलेट एंड एग्जिट डायग्राम ऑफ ए टर्बो मशीनरी रोटर आर shown in the figure 1 and 2 respectively. The turbo machine is, तो ये इनलेट और एग्जिट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ट्रायंगल प्लॉट करते समय आपको एक गोल्डन वर्ड याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वह रिजल्टेंट और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उन दोनों का, सॉरी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है वह रिलेटिव वेलोसिटी और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उन दोनों का रिजल्टेंट होती है। ये वर्ड अगर आपको याद है तो आप कोई भी वेलोसिटी ट्रायंगल को कभी भी गलत नहीं बनाओगे। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं
तो मैं एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल को देखता हूं सबसे पहले। फ्लूइड किस वेलोसिटी से निकलता है ब्लेड से एक्चुअल में, तो वो जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वही रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी आर। एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है क्या होती है वी आर। और वी आर जो है ये क्या है, वर्टिकल एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली ब्लेड का शेप जो होगा कैसा होगा, ब्लेड आपकी कुछ ऐसी होगी तभी तो ये ऐसा बन रहा है। ये इम्पेलर है। और ये घूम रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो देखिए ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट v2। ये ब्लेड कैसी है, रेडियल वेन। रेडियल वेन या रेडियल एग्जिट हम बोल सकते हैं। और देखिए किस वेलोसिटी से एंटर करता है, वो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1। ये भी रेडियल है। इसका मतलब v1 के दो कंपोनेंट होते हैं, vf1 और vw1। तो vw1 यहाँ पर 0 है, vf1 तो ये भी रेडियल, ये भी रेडियल। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियल कंप्रेसर विथ रेडियल प्लेट। कंप्रेसर कैसा होगा, रेडियल ही होगा, और ये ब्लेड जो होगी ये भी क्या होगी, रेडियल होगी। तो रेडियल कंप्रेसर है और रेडियल ब्लेड है, तो उसका वेलोसिटी डायग्राम इनलेट का ऐसा बनेगा, एग्जिट का ऐसा बनेगा। ओके, ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं अल्फा 1, जो कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये नोजल एंगल होता है। और यहाँ पर ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं बीटा 2, और ये क्या होगा 90 डिग्री। तो रेडियल वेन में बीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। ब्लेड एग्जिट एंगल, ये बीटा 2 जो है क्या है, ब्लेड एग्जिट एंगल। याद रखें ब्लेड एग्जिट एंगल रेडियल वेन के केस में क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वेन जो है क्या है, रेडियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एज्यूमिंग द सेम ओवरऑल डायमेंशन, ब्लेड इनलेट एंगल एंड रोटेशनल स्पीड। ओके, centrifugal compressor assuming same overall dimension, blade inlet angle and rotational speed, which of the following blading will given a maximum pressure rise। देखिए यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम प्रेशर राइज। दो कंडीशन पूछी जाती है, या तो मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी, सेकंड मैक्सिमम प्रेशर राइज। और थर्ड एक और चीज पूछी जा सकती है यहाँ से, मोस्ट प्रिफर्ड वे। देखिए जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात आती है तो वहां पर हम बैकवर्ड कर्व वेन यूज करते हैं। और मैक्सिमम प्रेशराइज की बात आती है तो फॉरवर्ड कर्व वेन की बात चल रही है, ब्लेड की बात चल रही है। और प्रिफर्ड की बात आती है तो रेडियल वेन को हम क्या कहते हैं, प्रिफर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखें। तो मैक्सिमम प्रेशराइज तो याद रखिए फॉरवर्ड कर्व वेन को हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशराइज जो आपको देखने को मिलेगा किस वेन से, फॉरवर्ड कर्व वेन से। इफिशियंसी की बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बैकवर्ड कर्व वेन मोस्ट इफिशियंट होती है। यहाँ पर वर्क इनपुट हमें जो देना पड़ता है काफी कम देना पड़ता है, इसलिए मोस्ट इफिशियंट ब्लेड इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, in a centrifugal compressor the highest Mach number leading to a shock wave
इन द फ्लूइड फ्लो अकर्स एट, देखिए हाईएस्ट मैक नंबर की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, एक से अधिक होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी ए शॉक वेव। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एंट्री जो होती है वो एक्सियल होती है, एक्सियल एंट्री होती है एंड रेडियल एग्जिट होता है। तो जब फ्लूइड इंटर करता है, अगर मैक नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो शॉक वेव क्रिएट होगी, इसीलिए वहां पर कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं प्री वर्ल का। तो ये शॉक वेव कहां पर आपको देखने को मिलेगी, इनलेट पर, कहां पर, इम्पेलर इनलेट रेडियस पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, एग्जिट पर नहीं, इम्पेलर इनलेट पर आपको ये देखने को मिलेगी शॉक। तो ध्यान रखें, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ये जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है अपना, सपोज ये, तो ये एंट्री जो होती है ऐसे एक्सियली एंट्री होती है। जब हम डायग्राम बनाते हैं इसका वेलोसिटी डायग्राम, तो हम इस तरह से बनाते हैं, इसको हम V1 ले लेते हैं, ओके, क्योंकि ये एक्सियल है और इस प्लेन पर बनाना आपका वेलोसिटी डायग्राम इतना आसान नहीं, आसान क्या बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको इस तरह से ले लेते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन है, द कर्व इन द गिवन फिगर शो द वेरिएशन ऑफ theoretical pressure ratio with the mass flow rate for the compressor running at constant speed. The permissible operating range of the compressor is represented by the part of the curve from. तो देखिए यहाँ पर ये सर्जिंग एंड चोकिंग अगर आपने पढ़ा हो कंप्रेसर के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो तक कोई मास फ्लो रेट नहीं होता है, और जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता है, देखिए यहाँ पर इस बी पॉइंट तक देखिए प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, तो मास फ्लो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। फिर प्रेशर रेशियो कम होगा, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम होगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। मास फ्लो रेट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, एक लिमिट पर आकर मास फ्लो रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं प्रेशर आइस की बात करता हूँ इसके केस में, कंप्रेसर के केस में, तो कंप्रेसर में प्रेशर राइज कहाँ कहाँ होता है, एक होता है आपका इम्पेलर होता है और एक होता है डिफ्यूजर। तो देखिए इम्पेलर पर लगी होती है बैकवर्ड कर्व वेन, ये बैकवर्ड कर्व वेन इस पर लगी हुई है। तो जब ये एग्जिट वॉल जो है क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इम्पेलर घूम रहा है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा एयर का, और ये प्रेशर किस वजह से बढ़ेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो कुछ ना कुछ प्रेशर रेशियो रहेगा, ए पॉइंट पर हमने बोल दिया ये प्रेशर रेशियो, ये समझ में आए। मास फ्लो रेट क्या है, 0, ये वॉल जो है ये क्या है, क्लोज है, ये वॉल क्या है, क्लोज है। अब जैसे ही वॉल खोलेंगे तो वो जो हाई रोटेटिंग हाई काइनेटिक एनर्जी का जो एयर है वो फ्लो होगा इस डिफ्यूजर से, और डिफ्यूजर का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो कैसा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो डिफ्यूजर अब एक्शन में आ गया, तो प्रेशर रेशियो जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मास फ्लो रेट अपन ने क्या किया, वॉल को खोल दिया है, तो मास फ्लो रेट जो है वो भी बढ़ेगा। तो देखिए ए से बी क्या हो रहा है, प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है। अब इसके बाद में और मास फ्लो रेट बढ़ाने पर, वॉल को खोलने पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेशर रेशियो जो है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि फिर फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाएंगे, और एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप बढ़ा देते हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस जो है क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और मैक नंबर की वैल्यू अगर रीच हो गई, कितनी, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अगर आ गया, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद में मास फ्लो रेट जो है क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये डी पॉइंट पर आकर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं चोकिंग। ये चोकिंग, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी जो है ये कहलाता है आपका सर्जिंग। अब देखिए इस कंडीशन में सर्जिंग में आप देखेंगे तो क्या होगा, सर्जिंग में सपोज आपका जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है इस पॉइंट पर, और मास फ्लो रेट अगर डिक्रीज हुआ, आपको वॉल को अगर आपने क्लोज किया,
तो प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। मास फ्लो रेट अगर कम होगा तो प्रेशर रेशियो जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो गया तो जो हमारा स्टोरेज है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से बैक फ्लो होने लगेगा एयर कंप्रेसर के अंदर। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। जैसे आपने वॉल को क्लोज किया, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो बैक फ्लो होने लगेगा। इससे हमारे पंप क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है ए से बी, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? रिवर्सिबल फ्लो यहाँ पर हो सकता है। और सिमिलरली यहाँ पर ये चोकिंग, तो इस पॉइंट से लेके ए से बी से लेके डी तक ही सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। बी से लेके डी तक ही क्या होती है, सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन बोला जाता है इसको। नॉन रिवर्सिबल क्या बोला जाता है, कौन सी कंडीशन है ये? नॉन रिवर्सिबल। और सेफ कंडीशन हम इसको बोलते हैं। ये सर्जिंग चोकिंग आपको समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी टू डी रहेगा। याद है कि बी टू सी नहीं, बी टू डी रहेगा। यहाँ सर्जिंग चोकिंग क्या होता है, इसको मैंने आपको शॉर्ट में आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टेबल फ्लो, सर्जिंग अनस्टेबल फ्लो और चोकिंग ये भी अनस्टेबल फ्लो। और मल्टी स्टेज कंप्रेसर द पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी। देखिए मल्टी स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि मल्टी स्टेजिंग करने से बहुत सारे फायदे। एक तो प्रेशर रेशियो कम हो जाता है पर स्टेज, तो उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंप्रेसर की साइज बढ़ जाती है, वर्क इनपुट हमें कम करना पड़ता है। काफ़ी फायदे होते हैं मल्टी स्टेज से। तो उसके लिए हमें पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। और ये पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल स्टेजेस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी। ये ध्यान रखें मल्टी स्टेज कंप्रेसर के केस में। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर के केस में पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगी, ये होगा आपका द एफिशिएंसी ऑफ ऑल स्टेजेस कंबाइंड टुगेदर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसे निकालते हैं, ये बोला कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑल स्टेजेस। ये ध्यान, पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी इज स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द isentropic efficiency of an element stage of a compression which is constant throughout the whole process। अच्छा ध्यान रखिए constant throughout all the stages ये आएगा इसका आंसर। ओके पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी जो होती है ये हर स्टेजेस के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट भी रहेगी, क्योंकि मल्टी स्टेज की बात है तो यहाँ पर परफेक्ट इंटरकूलिंग हम करते हैं। Which of the following is the effect of blade shape on the performance of centrifugal compressor? तो which of the following is the effect of blade shape? तो बैकवर्ड कर्व वेन हैज अ पुअर इफिशियंसी, नहीं, बैकवर्ड कर्व वेन में अच्छी इफिशियंसी मिलती है। फॉरवर्ड कर्व ब्लेड हैज अ हाईएस्ट इफिशियंसी, गलत है। बैकवर्ड कर्व वेन ब्लेड लीड्स टू स्टेबल परफॉर्मेंस, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड प्रोड्यूस ए लोअर प्रेशर रेशियो, ये भी गलत है। बैकवर्ड कर्व वेन जो होती है leads to stable performance and give the maximum efficiency। efficiency जो मिलती है वो भी मैक्सिमम। सर्जिंग बेसिकली इम्प्लाइज, सर्जिंग एक अनस्टेडी, अभी थोड़ी देर पहले देखा, पीरियोडिक है और रिवर्स फ्लो है, ये ध्यान रखें। सर्जिंग जो है अनस्टेडी, पीरियोडिक और रिवर्स फ्लो है। रिवर्स फ्लो का मतलब समझ गए होंगे कि अगर हम वॉल को क्लोज करेंगे तो वो जो हमारा स्टोरेज स्पेस है वहां से बैक फ्लो होने लगेगा उस फ्लूइड का टुवर्ड्स द पंप कंप्रेसर। degree of reaction in an axial compressor is defined as the ratio of static enthalpy। देखिए कंप्रेसर की बात है तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगी, राइज होगी। तो राइज कहाँ पर होती है, रोटर में। राइज इन एंथैल्पी इन रोटर टू द चेंज इन एंथैल्पी इन ए स्टेज। और ये स्टेज का मतलब होता है रोटर प्लस स्टेटर। तो रोटर टू स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन स्टेटर नहीं,
स्टेटर टू रोटर टू स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन ए स्टेज। ये होगा डिग्री ऑफ रिएक्शन का रिलेशन कंप्रेसर के लिए। राइज होता है ड्रॉप टरबाइन में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर डिपेंड्स अपॉन। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए? 1 + C - C टू P2/P1 की पावर 1/n। ओके, और ये n जो होता है ये एक्सपांशन इंडेक्स होता है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम पर डिपेंड करिए, बिल्कुल करिए। C प्रेशर रेशियो पर भी इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन, 1 2 3 तीनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ये n जो होता है इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी में, ये आपको ध्यान रखना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, P2/P1 जो है प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। ज्यादा प्रेशर की एयर उस क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर रहेगी ना, और एक्चुअल में एयर कब आएगी? जब अंदर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर की गैसेस ऑलरेडी है, तो काफी कम समय के लिए एयर इंटर कर पाएगी एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following type of compressor is mostly used for supercharging of IC engine? देखिए आईसी इंजन सुपरचार्जिंग की बात चल रही है। सुपरचार्जिंग का मतलब क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज, हाईली कंप्रेस गैसेस को सिलेंडर के अंदर भेजना सुपरचार्जिंग कहलाता है। हाई डेंसिटी की एयर को, उससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि जो पावर है वो बढ़ जाता है, इंडिकेटेड पावर जो हमें मिलता है वो ज्यादा मिलता है। बाकी और भी बहुत सारे फायदे हैं, जब अपन आईसी इंजन बढ़ते हैं तो मैं वहां पर बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्पेस की तो प्रॉब्लम रहती है जनरली, तो ध्यान रखिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो यूज होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो तो होगा नहीं, और रेडियल फ्लो भी नहीं होगा, एक्सियल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रूट फ्लो। रेडियल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। स्पेस ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े कंप्रेसर हम लगा देंगे सुपरचार्जिंग की, इसलिए रूट ब्लोअर का यूज किया जाता है, ध्यान रखें। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर बल्कि दे आर नॉट यूज एक्सेप्ट फॉर द स्टेशनरी इंस्टॉलेशन। हम यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को अगर स्टेशनरी इंस्टॉलेशन लगा रहेगा। रेडियल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आर नॉट सुटेबल ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ सर्जिंग एंड हाई स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। सर्जिंग की प्रॉब्लम होती है, ये अभी आप ध्यान रखें। सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर, याद रखें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सर्जिंग चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बल्कि होने की वजह से ये यूज नहीं होता है। रूट ब्लोअर को हम यूज करते हैं सुपर चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट, फिनोमिना ऑफ चोकिंग इन कंप्रेसर मींस। चोकिंग का मतलब क्या होता है? मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, ये अपन ने देखा। नो फ्लो ऑफ एयर ऐसा नहीं होगा, फिक्स मास फ्लो रेट रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर रेशियो, बिल्कुल सही है। ये सर्जिंग चोकिंग दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। चोकिंग का मतलब होता है फिक्स मास फ्लो रेट, प्रेशर रेशियो आपका कुछ भी हो, मास फ्लो रेट जो होगा फिक्स हो जाएगा, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? चोकिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड वाइडर मास फ्लो रेंज बट एट अ रिलेटिवली लो डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 बार। बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है वो लो डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं अपन, बिल्कुल, मतलब लो प्रेशर रेशियो के लिए हम यूज करते हैं, ये सही है। मास और लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम यूज करते हैं। कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, तो कारण क्या है? लो प्रेशर रेशियो। यस, लो प्रेशर रेशियो तो है इसका। लिमिटिंग साइज ऑफ रिसीवर, लार्ज स्पीड, हाई कंप्रेशन इंडेक्स, नहीं, लो प्रेशर रेशियो होता है। आप ध्यान रखें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से हाई प्रेशर रेशियो में मिल जाता है। नेक्स्ट, VW2 velocity of the whirl and U2 is the peripheral velocity of blade tip. The degree of reaction in a centrifugal compressor is equal to। देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है ये अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। राइज इन एंथैल्पी इन ए रोटर टू द चेंज इन एंथैल्पी इन ए स्टेज। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए जो फॉर्मूला बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है, 1 माइनस
U2 बाई 2VW2, U2 बाई 2VW2। सिंबल आपको पता होना चाहिए, VW2 जो है वो क्या है, VW2 बाई 2U2। VW2 बाई 2U2। देखिए आता कैसे, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रेशराइज इन रोटर टू द स्टेज। अब प्रेशराइज जो रहेगा रोटर में वो क्या रहेगा, U1 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर और रिलेटिव वेलोसिटी और सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट में चेंज की वजह से यहाँ पर प्रेशराइज, और ये टोटल होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो ये आएगा। इसी तरह से डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के लिए, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ रिएक्शन जो आता है इसके लिए ये आपका बनता है 1 माइनस 2 U अपॉन VF 10 बीटा 1 प्लस 10 बीटा 2। यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये वाला फॉर्मूला बनता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं अपन। आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। सेशन पसंद आया तो आप इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।